जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका 2025 में भी होने वाला है हाल ही में। उसके लिए हम लोग हिस्ट्री की क्लास लेकर के आए हैं और ये हमारी पहली क्लास है हिस्ट्री की, जिसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सेक्शन को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे और आज से हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और हम आज की क्लास में दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है, ये बताना है। यह आपका किस राज्य में स्थित है बताएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, आप सभी जानते हैं कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ये आपका 31वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया था प्रश्न। तो कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में, जो कि श्री गंगानगर जिले में स्थित है और सर्वप्रथम 1951-52 में इसमें अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959-60 से बीबी लाल और बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया था और यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म की बात करेंगे तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा घाटी। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ और 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से मानव कपाल यानी कि खोपड़ी तथा हड्डियों का जीवाश्म प्राप्त किया और हथनौरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत में प्राप्त जीवाश्म कौन से हैं, तो वो हथनौरा से प्राप्त हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति की बात करेंगे तो वो सबसे प्राचीनतम संस्कृति है पुरा पाषाणिक संस्कृति। इनमें से सभी में सबसे पुरानी है पुरा पाषाणिक संस्कृति। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरा पाषाण काल आधुनिक काल से लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति है तथा मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले और नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्ज होम है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरा पाषाणिक संस्कृति का माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित हैं। विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल जो है यह भीमबेटका में स्थित है और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जो दीवारों में पेंटिंग है वो सभी यहाँ से मिले हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है और यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसे घोषित किया था और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस स्थल की खोज 1957-58 में BS वाकड़कर द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है और आपका जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन तो है ही। इसको आप स्टैटिक जीके के रूप में इस तरह से पूछा जाएगा कि 2003 में किस पुरा स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे 2003 में यूनेस्को ने जो आपका भीमबेटका है इसको शामिल किया था और भीमबेटका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जो क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं इसलिए उनकी व्याख्या करवा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनेगा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सेम क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, बहुत कम ही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन की व्याख्या आपको जरूर पढ़ना है सभी क्वेश्चंस के। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है। मन का मतलब होता है मोती और प्रथम मनके के निर्माण का जो प्रमाण है यह हमें प्राप्त होता है पाटने से। पाटने एक स्थान है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से पाटने नामक स्थान से मनके के निर्माण का स्थल प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के पाटने या पाटरे, मेहता खेड़ी राजस्थान के चंदेसाल मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है और शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली है।
परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ है। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुआ था। यह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चिरांद नवपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मध्यपाषाणिक संस्कृति या ऐतिहासिक? तो यहाँ पे देख सकते हैं नवपाषाणिक संस्कृति जो है यहाँ से चिरांद पुरास्थल पर जो है नवपाषाणिक स्थल संस्कृति के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा जो चिरांद नामक स्थान है। और चिरांद की बात करेंगे तो यह बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी सी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी कि चिरांद की बात करेंगे, चिरांद कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित है और सारण जिले का मुख्यालय आप सभी जानते हैं छपरा है। 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे, चावल की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं और नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। यानी कि कृषि कर्म से तात्पर्य है कृषि के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको बनाना शुरू किया गया और नियमित रूप से कृषि करना यहाँ से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। देखिए सेम क्वेश्चन से क्वेश्चन बना उसके व्याख्या से। तो कृषि कर्म का जो प्रादुर्भाव है ये कब होता है? नवपाषाण काल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नवपाषाण काल हो जाएगा। आपको इसी तरह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बिहार एपीओ जीएस में ये 2011 में पूछा था और ये बिहार जीएस 2018 में पूछा था। देखिए क्वेश्चन और एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा, तो दमदमा की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। महादहा और दमदमा 2 ऐसे स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महादहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा जो कि पट्टी तहसील पुरास्थल है। 1982 से 87 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरिन जो कि तक्षड़ी होती है आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। और ये जो ब्लेड, फलक हैं ये इन सभी का जो प्रयोग है शिकार करने के लिए और जो शिकार करने के पश्चात जो मांस होता है उसको चीरने फाड़ने के लिए ये लोग इसको काम में लेते थे और अपनी दैनिक कार्यों में इनका उपयोग करते थे। यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव समाधान तथा कुछ गर्द चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न है देखिएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो पशुपालन एवं कृषि है इसके प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? यह हमें प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में जो मेहरगढ़ है यह बलूचिस्तान में बेलन घाट जो बोलन नदी है इसके किनारे पर स्थित है और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। बाद में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर भी बसाया था। और साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है, आप बेझिझक इस क्लास को कर सकते हैं और यकीन मानिए यहाँ से बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और सारे ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या करवा रहे हैं ताकि आपको और भी जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई का तो स्पेशल इसमें लेकर के ही हम चल रहे हैं, उसी को टारगेट है। लेकिन और भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। जीएस सबका सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग की बात करेंगे, यह ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज, ताम्रपाषाण युग इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हमारी श्रृंखला है इसमें हम लोग लगभग 10,000 क्वेश्चन करेंगे। इसी जो ये हमारी अब श्रृंखला स्टार्ट हो गई है इसमें हम लोग कंटिन्यू इसी बुक के माध्यम से 10,000 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई
वह थी तांबा। और भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि जो तांबा है इसको लगभग कितने साल पहले उपयोग में लाया गया था, तो लगभग 5000 बीसी, 5000 बीसी से सबसे पहले तांबे का उपयोग होना शुरू हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं और इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और यहां से हम लोग सैंधव सभ्यता के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हमने अभी जितने भी पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पाषाण काल से, वो कंप्लीट कर लिए। और अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे सैंधव सभ्यता, और इसे भी आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सैंधव सभ्यता, इसी को बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब बहुत सारे इसके नाम हैं। ठीक है, आपने मोस्टली सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, कहीं इंग्लिश में आप पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस सभ्यता मोहनजोदड़ो किस देश में है? इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सभी लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह आपका पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में या निर्देशन में किया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है कि विश्व में ऐसा कोई भी स्थल नहीं है, पुरातात्विक स्थल नहीं है, जो कि इतना डेवलप्ड रहा हो उस टाइम पीरियड में। सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री के रूप में और सबसे ज्यादा डेवलप एक नगर के रूप में जाना जाता था इसको। तो ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, क्या ये सही है? यस, 100% सही है। और इसके उत्खनन के जो महानिदेशक थे आप सभी जानते हैं, राखालदास बनर्जी थे। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, क्या ये सही है? ये यस, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर था, ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, अभी बताया राखाल आर.डी. बनर्जी थे, यहाँ पे ये बताना है। तो ये जो हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, ये गलत है यहाँ पे। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका पहला और दूसरा ही इसमें सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिएगा। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये देखिए राखालदास बनर्जी जो थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हड़प्पा की बात करेंगे, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इसलिए आपको सारे क्वेश्चन रिलेट करवा रहे हैं ताकि चीजें याद रहें। ठीक है, यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। जबकि राखालदास बनर्जी ने यहाँ पे भी दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य वर्ष 1922 में करवाया था। और महाराष्ट्र के दायमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्र रथ मिला है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा काल का जो छत्र रथ वाला ताम्र रथ है, यह दायमाबाद से प्राप्त होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। साथियों, अगर हमारे द्वारा करवाया जा रहा प्रयास आपके एग्जाम में कारगर साबित होता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप लाइक कर दीजिएगा। और हो सके अगर आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, और आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी आपके स्टडी मटेरियल वाला जो ग्रुप है, आप उसमें इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा। 100% हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और सभी लोग से यही बस प्रार्थना है कि आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा घर पे मैरिज हो रही थी, मतलब फैमिली में मैरिज थी,
तो वहां चले गए थे। इस वजह से 3-4 दिन से कोई भी क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए तहे दिल से सबसे मतलब सबको सॉरी बोलते हैं, लेकिन आगे कंटिन्यू ये क्लासेस होंगी, ये याद रखेंगे, ठीक है। प्राग सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, लोथल, आहार या बाड़ा? तो याद रखेंगे यह आहार संस्कृति जो है यह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और कालीबंगा से ही जुते हुए हल के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी और यहां से प्राप्त प्राग सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है और इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो अभी जस्ट बताया कालीबंगन जो कि हरियाणा में स्थित है, सॉरी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे और आप ज्यादा नहीं, मैं कहूँगा आप 2 से 3 क्लासेस लीजिए, कम से कम 3 क्लासेस लीजिए और आपको यकीन मानिए कि जब अगर हम सैंधव सभ्यता पढ़ा दें तो अब सैंधव सभ्यता के सारे क्वेश्चन बनने लगे, क्योंकि उस चीज से रिलेटेड और जितने पूछे गए प्रश्न हैं वही हम करवा रहे हैं। अभी बीपीएससी टीआरई के भी प्रश्न मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। बीपीएससी जितने भी टीआरई में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। हड़प्पीय संस्कृति या सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित हैं? तो इसके जो हड़प्पा संस्कृति है इसके ऊपर इसके जो उपकरण है यह ताम्र यानी कि तांबे और कांसे से निर्मित है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? मतलब जो आईआईटी खड़गपुर है उनके तो कहना है कि यहाँ पे बहुत टाइम से कोई भी वर्षा नहीं हुई जिससे कि सूखा पड़ गया था। तो सिंधु सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके पतन का कारण रहा है। तो यह लगभग यहाँ पे कहा गया है 900 वर्ष, 900 वर्ष लगातार 900 वर्षों तक मतलब ना के बराबर वर्षा हुई और इस वजह से यहाँ पे सूखा पड़ गया और जो है यह खत्म हो गई। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट है, तो 900 वर्ष आपको याद रखना है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश ना के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो बारिश से साल भर भरी रहती थी सूख गई और इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए और जहां बारिश बेहतर होती थी, ठीक है। तो इनका कहना है कि सूखे के कारण जो लोग थे वो पलायन कर गए इधर से, मतलब दूसरी तरफ चले गए सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यह था आपका पक्की ईंट से बनी इमारत। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय में हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था और यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे, मनके और मृदभांड एवं लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करती हैं। देखिए आपका एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी व्याख्या होगी उतनी ज्यादा वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और वो सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? अभी बताया आपको यह कैसी प्रकृति, नगरीय प्रकृति थी। एक शहर था वो, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर के समान था। वहां पे पक्की ईंटों के बने घर थे और जो भी जरूरत की चीजें थी, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड हर तरह की चीज वहां पे उपलब्ध थी। यह आपका बिहार APUGS 2013 में पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा का जो साक्ष्य है यह प्राप्त होता है आपका बनावली से, और बनावली कहाँ है? यह आपका हरियाणा में स्थित है। बनावली की बात करेंगे तो यह आपका हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ से दो सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई 1973-74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग ना होकर के एक ही प्राचीन सिरे से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के वाणाग्र और हल्की आकृति के खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो इनसे संबंधित नहीं है? तो यह वो आर डी बनर्जी से संबंधित है, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, इन ये तीनों इससे संबंधित है। वी ए स्मिथ इसमें संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, जबकि बी ए स्मिथ की बात करेंगे तो यह विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, और जिनमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा के बंदरगाह की बात करेंगे, यह लोथल जो कि गुजरात में स्थित है और यह हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था और यहाँ के निवासियों, यहाँ के जो उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी और इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली वस्तुएं निम्न है। नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह, लकड़ी का अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियां तथा मोहरें यहाँ से प्राप्त होती हैं। युगल समाधान की प्राप्ति, जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए हुए लेटे हैं। मन के बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी और अन्य पीसने की चक्की यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सभी याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुआ एक बार रिपीट कर देते हैं। लोथल से आपका प्राप्त हुआ है नाव के आकार की 2 मोहरें बंदरगाह है, लकड़ी का अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया की तांबे की मूर्तियां और मोहरें, युगल समाधान की प्राप्ति जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए हुए लेटे हैं। मन के बनाने के शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी और अन्य पीसने की चक्की, ये सभी जो इस चीजें हैं यह आपके लोथल से प्राप्त होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? यह बताना है। तो लोथल की बात करेंगे तो यह आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी बताया था आपको हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है हड़प्पा से, और यह कहाँ है? तो यह धौलावीरा में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड 3 युग्मित समाधियां के उदाहरण मिले हैं, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी या यमुना की सहायक हिंडा नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वीय स्थल है और यहाँ से मनके तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सामान्यतः रंग की बात करेंगे तो यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया गया था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं, और हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15,
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो यह आद्य ऐतिहासिक काल में के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। और तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता उत्कृष्ट काल में 2550 से 1900 ईसा पूर्व अर्थात 650 वर्ष तक रही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? अब व्यापारिक संबंध की बात करेंगे, अगर कौन कौन से देशों से था, तो इसका जो संबंध है यह मेसोपोटामिया से था। इसका जो व्यापार होता था यह व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ थे, हड़प्पा सभ्यता के। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो कि आधे के कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार व वाणिज्य संबंध था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी के लोग थे। अगर सिंधु घाटी के लोगों की बात करेंगे तो यह शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी मतलब कैसे थे? तो याद रखिएगा यहाँ के जो लोग थे यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमेशा से लोग दोनों खेमों में बटे थे, कुछ शाकाहारी भी होते थे, कुछ मांसाहारी होते थे, इसलिए आपको यही लगाना है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, गाय, सुअर, बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से खाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसके ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, गुजरात में या बहावलपुर में। बताइएगा क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और इन सभी को हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट किया। और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद भी आई होगी। और साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों अब मैं विदा लेता हूं आज के इस क्लास से। मैं सचिन कुशवाहा आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कंटिन्यू करवाऊंगा, और इसी प्रण के साथ हम लोग डेली क्लास करने वाले हैं। और डेली आपको 1 से 2 क्लासेस मिलेंगे, और जब भी मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कोचिंग की वजह से कम टाइम मिल रहा है, सो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आएँ और कंटिन्यू क्लासेस कंप्लीट करवाएं। हाँ, अगर कोई भी साथी जो कि प्रयागराज से हों, जो प्रयागराज में रहते हों, अगर वो चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उनसे बात हो जाएगी। और अगर कोई पढ़ाने के इच्छुक हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप विषय विशेषज्ञ हैं तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन